हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस सीरीज़ का आज हम थर्ड वीडियो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया विच वर्ड टिल द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने तक, जब तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता तब तक वो कौन सा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर था जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। सो इट वाज द एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज। सो ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे। सो इसके इंपॉर्टेंट फीचर थे बाईकैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान बेटर नोन एज फ्रंटियर गांधी, ये आपको याद रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। ऑर्गेनाइज्ड द रेड शर्ट मूवमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। सो इनने ये ऑर्गेनाइज किया था रेड शर्ट मूवमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। सो ये भी आपको याद रखना है। तो ये किस लिए इनने ऑर्गेनाइज किया था? फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि क्वेश्चन के अंदर जो बीच में पॉइंट्स होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको आप नोट किया कीजिए, इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान्स रेड शर्ट मूवमेंट वर नोन एज। अब खान अब्दुल गफ्फार खान, इनकी जो मूवमेंट थी रेड शर्ट मूवमेंट, इसमें जो मेंबर्स थे उनको क्या कहा जाता था? दे आर कॉल्ड एज खुदाई खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। द फ्रंटियर गांधी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन। सो फ्रंटियर गांधी, इनने एक्टिवली किसमें पार्टिसिपेट किया था? फ्रंटियर गांधी, यानी मैंने पहले पीछे हमने डिस्कस किया खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। द मुस्लिम लीग डिमांडेड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन इट्स सेशन हेल्ड एट March 24, 1940 एट। सो मुस्लिम लीग ने जहां डिमांड की थी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता था, और ये सेशन हुआ था ऑन March 24, 1940। सो ये तमाम पॉइंट्स आप नोट कर लें। और अब ये बताना है आपको कि ये सेशन कहाँ हुआ था। सो इट वाज हेल्ड इन लाहौर। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी। आज़ाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है। तो इट वाज फाउंडेड बाय, इसको किसने फाउंड किया था? बाय जनरल मोहन सिंह। द इंडियन नेशनल आर्मी लार्जली कंपोज्ड ऑफ, इसमें ज़्यादातर कौन से लोग थे? इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार अंडर जापानीज। सो वो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार जो जापान में थे। सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट। सो इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी ऑफ फ्री इंडिया। तो ये कहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश की थी? एट सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस सेलेक्टेड द बेस्ट सोल्जर फॉर द 3 एग्जिस्टिंग ब्रिगेड्स जो ऑलरेडी चल रहे थे, नेम्ड आफ्टर गांधी, आज़ाद एंड नेहरू, एंड ऑर्गेनाइज्ड अ न्यू ब्रिगेड। सो ये जो ऑलरेडी 3 ब्रिगेड्स काम कर रहे थे, इनमें से जो बेस्ट सोल्जर्स थे उनको उसने लिया और एक अलहदा से एक न्यू ब्रिगेड ऑर्गेनाइज किया, विच द सोल्जर्स देमसेल्व्स कॉल्ड। और यहाँ के ये जो सोल्जर्स थे ये अपने आप को क्या कहते थे? सुभाष ब्रिगेड। ये अपने आप को सुभाष ब्रिगेड कहते थे। नेक्स्ट, इन मार्च 1944 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, यानी 1942 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस वक्त विंस्टन चर्चिल थे। ही अपॉइंटेड द क्रिप्स मिशन, उन्होंने ही क्रिप्स मिशन भी अपॉइंट किया था, ये आपको याद रखना है। टू रिजॉल्व इंडियन पॉलिटिकल क्राइसिस, इंडियन पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। क्यों? बिकॉज ही वॉज अंडर प्रेशर फ्राम US प्रेजिडेंट रोजवेल्ट, क्योंकि वो US प्रेसिडेंट उस वक्त रोजवेल्ट थे, उनके प्रेशर में उनका इनके ऊपर प्रेशर था। एंड ऑफ द ग्रेविटी ऑफ जापानीज वार मीनेंस ऑन इंडियन बॉर्डर्स। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी डाइड इन डिटेंशन। कस्तूरबा गांधी, इनकी डेथ हुई थी इन डिटेंशन 1944 में। सो ये आपको याद रखना था। तो ये इनकी डेथ हुई कहाँ थी? इन आगा खान पैलेस में। नेक्स्ट, इन 1921 महात्मा गांधी रिजॉल्व्ड टू वियर only a line cloth to propagate homespun cotton to signify। सो महात्मा गांधी ने रिजॉल्व किया टू वेयर ओनली लाइन क्लाथ, और ये किस लिए? टू प्रोपगेट होमस्पन क्लॉथ। और ये क्या सिग्निफाई करता था?
हिज आइडेंटिफिकेशन विद द इंडियन पीपल। दैट मीन्स कि वो इंडियन पीपल के ही जैसे हैं, उनसे कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस पास द क्विट इंडियन रेजोल्यूशन ऑन। सो वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, उन्होंने ये क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया था, तो कब किया था पास? जुलाई 14, 1942 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी स्पेंट अ ईयर ऑफ कंप्लीट साइलेंस इन 1956। तो उन्होंने एक साल स्पेंड किया बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस में। तो क्यों किया था उन्होंने? टू वर्क फॉर हरिजन वेलफेयर। द इंटरिम गवर्नमेंट विच टुक ऑफिस ऑन September 2, 1946 वाज हेडेड बाय। इंटरिम गवर्नमेंट जो September 2, 1946 को बनाई गई, इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया गया था, और इसके इलेक्शन हुए थे इन जुलाई 1946। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्ट की गई थी, ये फर्स्ट टाइम मिली थी न्यू दिल्ली में। तो कब मिली थी ये, वो डेट आपको बतानी है। सो ये मिली थी December 9, 1946 को। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली मेड अ हिस्टोरिक अनाउंसमेंट ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो इंडिया में ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना, ये अनाउंसमेंट की थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने, ये आपको याद रखना है। एंड ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स टू रेस्पॉन्सिबल इंडियंस, और तमाम पावर्स वो ट्रांसफ़र करनी थी इंडियन रेस्पॉन्सिबल इंडियंस को, बाय द डेट नॉट लेटर देन June 48। दैट मीन्स जून 1948 से पहले पहले ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब इंडियन हैंड्स को दे देनी थी। तो ये उनने अनाउंसमेंट ये कब की थी? ये हिस्टोरिक अनाउंसमेंट, ये आपको बताना है। सो ये हिस्टोरिक अनाउंसमेंट ये की थी उनने February 20, 1946 को। तो ये तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बीच में, ये भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट, इंडिया वाज पार्टीशनड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फार्मूला कंटेंट इन। सो इंडिया को पार्टीशन किया गया किस फार्मूले के तहत? जून 3 प्लान या माउंटबेटन प्लान भी इसको कहा जाता है। इस प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया को पार्टीशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द नेशनल लीडर्स विद द पेपर्स पब्लिश्ड बाय देम। सो इसमें नेशनल लीडर्स है और उनके पेपर्स जो वो पब्लिश करते थे, तो वो उनके नाम ही आपको बताने। तो मैंने इनका ऑलरेडी ये यहाँ मैच कर लिया है। द महाराता एंड केसरी, तो ये पब्लिश करते बीजी तिलक। देन वंदे मातरम एंड द पीपल, इट वाज पब्लिश्ड बाय लाला लाजपत राय। यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी एंड न्यू इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय अन्नी बसंत। तो ये आपको याद रखने हैं इनके नाम और इनके पब्लिशर्स भी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1905। सो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये फाउंड की गई थी 1905 में, ये आप याद रखने। अब आपको यहाँ बताना है कि ये किसने फाउंड की थी। इट वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। सो ये डेट भी आपको याद रखनी है, और इसको फाउंड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट, मैच द नेशनल लीडर्स विद द एपिथेट बाय विच दे वर नोन। सो नेशनल लीडर्स और उनको किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। सो ये मैंने यहाँ मैच कर लिया है, ये आप बस नोट कर लें। लाला लाजपत राय, ही वॉज नोन एज द लाइन ऑफ पंजाब। बाल गंगाधर तिलक, ही वॉज नोन एज लोकमान्य तिलक। CF एंड्रूज वर नोन एज दीनबंधु। देन वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। एंड दादा भाई नेहरू जी वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो ये तमाम आप नोट करें। नेक्स्ट, महात्मा गांधी कंपेयर्ड फिरोज शाह मेहता विद हिमालयाज। सो इन्होंने महात्मा गांधी ने फिरोज शाह मेहता को हिमालय के साथ कंपेयर किया, ये आपको याद रखना है। तिलक को कंपेयर किया था विद द ओशन। एंड गोखले को किसके साथ कंपेयर किया था, ये आपको बताना है। तो ही कंपेयर्ड गोखले विद द गंगा गैंग्स। सो ये आपको याद रखना है, तीनों आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, और ये भी आपको बताना है कि ये कंपैरिजन ये किसने दिया था, महात्मा गांधी ने इनको कंपेयर किया था। Who did महात्मा गांधी रिकॉग्नाइज्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु किससे रिकॉग्नाइज किया था, किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट, द फर्स्ट कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट लीडर टू फेस रिपीटेड इम्प्रिजनमेंट। सो पहला कांग्रेस और नेशनलिस्ट लीडर जिसने फेस किए थे रिपीटेड इम्प्रिजनमेंट, वो कौन थे? BG तिलक। Which are the following brought Aurobindo Ghosh into the fold of Indian national movement?
सो अरबिंदो घोष को इंडियन नेशनल मूवमेंट इसके साथ किसने इनको जोड़ा था? सो ही वॉज ब्रॉट बाय द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से अरबिंदो घोष इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट में जुड़ गए थे। Where did महात्मा गांधी फर्स्ट अप्लाई हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह? महात्मा गांधी ने ये अप्लाई किया था सत्याग्रह। तो ये जो टेक्निक थी सबसे पहले इन्होंने ये कहाँ शुरू की थी? तो इनने पहले ये साउथ अफ्रीका में इस टेक्निक को अप्लाई किया था। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महात्मा गांधीज व्यू ऑन सत्याग्रह इज नॉट करेक्ट? तो यहाँ महात्मा गांधी के जो व्यूज थे ऑन सत्याग्रह वो दिए गए हैं। इनमें से एक व्यू करेक्ट नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। सो इसमें सी पार्ट ये करेक्ट नहीं है। देखते हैं पहले ये क्या है। इट इज़ द बेस्ट वेपन ऑफ द वीक अगेंस्ट द स्ट्रांग। तो ये गलत ऑप्शन है। बाकी जो है करेक्ट ऑप्शन है रिलेटेड टू सत्याग्रह। सो ये पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है। इट डिनोट्स एजर्शन ऑफ पावर ऑफ द ह्यूमन सोल अगेंस्ट सोशल, political and economic dominance. Then it is the existence of the purest source force against the all injustice, oppression and exploitation. Mahatma Gandhi's theory of satyagraha was based on the acceptance of the concept of self-suffering. So ये तमाम points they are related to सत्याग्रह, ये आपको नोट करने हैं और ये इससे रिलेटेड नहीं है तो इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी? सो इसमें सत्याग्रह से रिलेटेड कौन सी टेक्निक नहीं है जो एडवोकेट की थी महात्मा गांधी ने? सो अहिंसा, इट वाज नॉट द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। बाकी ये जो 3 टेक्निक्स हैं ये आप नोट कर लें। देवर द जैसे फास्टिंग, सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कॉपरेशन, देवर द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। तो ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजंस वाई महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन? फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को क्यों कहा जाता है? तो ये तमाम रीजंस बताए गए हैं, इसमें एक रीज़न नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। सो फर्स्ट रीज़न इसमें गलत है, तो बाकी के रीज़न वो बिल्कुल करेक्ट हैं रिगार्डिंग द फादर ऑफ नेशन कि उनको क्यों रिगार्ड किया जाता था एज ए फादर ऑफ रीजन, वो रीज़न तो देख लेते हैं। ही वॉज यूनिवर्सली एडोर्ड, एडमायर्ड एंड रेस्पेक्टेड बाई ऑल कास्ट, कम्युनिटीज़ एंड क्लासेस, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। ये रीज़न बिल्कुल गलत है। बाकी के जो रीजन्स है वो करेक्ट हैं। जैसे स्टार्टिंग विद द अपोजिशन टू द राउलेट एक्ट्स टिल द क्विट इंडिया मूवमेंट, देन ही वाज द सुप्रीम लीडर एंड द मैन स्पिरिट बिहाइंड नेशनल मूवमेंट। सो जो नेशनल मूवमेंट थी इसके बिहाइंड जो मैन स्पिरिट थी वो महात्मा गांधी थे। देन उन्होंने राउलेट एक्ट के खिलाफ अपोजिशन शुरू की थी टिल द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। देन हीज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस आइडियालॉजीज जो थी उन बेसिस पर भी ऑन इंडियन वैल्यूज़ विद स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड इथिकल कंटेंट, तो इसलिए भी इनको कहा जाता है फादर ऑफ नेशन। ये भी आपको नोट करना है। एंड ही वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो इनके लिए भी इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो ये थे रीज़न, ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये रिलेटेड टू एग्जाम्स, तो इसलिए इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है इन 3 रीजन्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द थिंकिंग ऑफ महात्मा गांधी? इनमें से महात्मा गांधी की थिंकिंग पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहा है, वो कौन सा है? तो मार्क्स, इन ये जो राइटर हैं मार्क्स, इनका महात्मा गांधी की थिंकिंग पे ज़्यादा असर नहीं था। बाकी के जो राइटर हैं उनका इनके थिंकिंग पे अच्छा असर था, जैसे टॉल्स्टॉय, थोरियो एंड रस्किन, तो इनका इनके ऊपर प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस था ऑन द थिंकिंग ऑफ महात्मा गांधी। सो ये नोट आप कर सकते हैं, बट मार्क्स का इनकी थिंकिंग के ऊपर कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? तो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है एज अ होम मिनिस्टर ऑफ द फ्री इंडिया ही ब्रॉट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ 600 ऑड इंडियन सिटीज़ विद द इंडियन रिपब्लिक। सो एज ए होम मिनिस्टर जो उस वक़्त आज़ादी के वक़्त जो 600 ऑड इंडियन स्टेट्स थी उनको इन्होंने इकट्ठा किया और एक इंडियन रिपब्लिक बनाया। तो इसमें जो मैन रोल रहा है वो रहा है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का।
Next, which are the following songs was so dear to Gandhi's heart that he wrote that one song is enough to sustain me if I were to forget the Bhagavad Gita. So सबसे जो फेवरेट सॉन्ग था जिसने गांधी जी के हार्ट को छू लिया था और उनका कहना था कि अगर भगवत गीता भी मुझे भूल जाए तो ये सॉन्ग मेरे लिए काफ़ी है, तो वो कौन सा सॉन्ग है? तो वो है वैष्णवा जाने तो तीने कहिए, ये वो सॉन्ग है दैट वाज मोस्ट डियर टू गांधी जी। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? तो इसकी ऑथर कौन है? वंदे मातरम की ऑथर हैं बिकिम चंद्र चटर्जी। हु कंपोज द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा? सो इसके राइटर हैं मोहम्मद इकबाल। हु contemptuously referred to Mahatma Gandhi as the half-naked fakir? half-naked fakir महात्मा गांधी को किसने रेफर किया था? सो इट वाज रेफर्ड बाय विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को हाफ नेक्ड फकीर कहा था। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड द वाइसराय हु सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया? सो वो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वाइसराय हैं जिनने इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ सर्व किया है? So he was Lord Dalhousie. Next, the Communist Party of India was founded in 1921. तो ये important point है। तो अब आपको बताना है आगे कि ये किसने फाउंड की थी। It was founded by M.N. Roy. In December 1885, when the Indian National Congress was founded. So December 1885 में Indian National Congress फाउंड की थी by A.O. Hume. So ये point आप फिलहाल याद रखें। As its ह्यूम एक्टेड एज इट्स, और उस वक्त ए ओ ह्यूम वो क्या थे इसके? ही एक्टेड एज इट्स जनरल सेक्रेटरी। सो इन दिसंबर 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उस वक्त ए ओ ह्यूम इसके जनरल सेक्रेटरी थे। सो ये आपको याद रखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। सो फर्स्ट इंडियन कौन थे वो जो मेंबर बने थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के? सो ही वाज दादा भाई नौरोजी। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर भी करें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।